जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इस सेशन में हम जो मैथ का है प्रैक्टिस सेट 1 उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आप सिर्फ ग्रुप डी का जो क्वेश्चन है उनको हमने यहाँ पर शामिल किया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि ग्रुप डी के जो सिंपल क्वेश्चन हैं और जो मॉडरेट क्वेश्चन हैं वो ये जो सीरीज है 2 क्लासेस जो होंगे मिनिमम, इनके अंतर्गत मैं आपको कंप्लीट करवा दूँ। और बाकी अगर जो टफ लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो आपका जो इसमें जो ग्रुप सी एंड डी के नाम से जो चल रहा है सेट, उसके अंतर्गत सब कंप्लीट हो जाएंगे उसमें आपके, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या शामिल है, जो आपका अभी लेटेस्ट पैटर्न पेपर हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन का मतलब जो बेस रखा है। और इसमें क्या है कि वो क्वेश्चन है जो आपके हो सकता है पेपर में संभावना है आने की, उनके पैटर्न यानी कि कॉन्सेप्ट के बेस पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो दिया गया है आपका, सबसे पहला प्रश्न ये दिया गया, इसमें कह रहा है कि T2 के पास केक का 7/9% है, 7/9 भाग है, ठीक है। और उसने उसमें से 4/9 भाग अपनी बहन को दे दिया। अब उसके पास यानी कि T2 के पास कितना केक का भाग बचा हुआ है, ये 7/9 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये 4/9 लिखा हुआ है इस तरीके से। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब उसने 7/9 अपनी उसके पास में था और इसमें से उसने 4/9 क्या किया, अपनी बहन को दे दिया। तो आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पे एक बार फिर से बता रहे हैं कि मान लेते हैं एक कोई क्या है, ये पूरी चीज़ है अपने आप में, क्या है, ये कंप्लीट है, ठीक है। पूरा क्या है, एक भाग है, अपने आप में एक भाग है। अब यहाँ पर कह दें कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके 4 टुकड़े कर रहे हैं केक के, ठीक है। अब 4 टुकड़े कर दें और फिर हम कह दें कि हमको एक भाग मिला यहाँ, इसका ये वाला भाग हमें मिल गया। अब कहेंगे कि उस जो एक भाग था उसमें से उसका कितना बचा, तो हमें कितना मिला, 4 का 1 भाग मिला। बचा कितना, 4 का 3 भाग मिला। अगर इनको जोड़ दें, ठीक है, अगर यहाँ पे जोड़ देते हैं 4 3 1 4, ठीक है, 4 हो गया और नीचे 4, तो काट करके कितना, 1 भाग बचा, मतलब पूरा 1 बचता है। तो इस तरीके से जो नीचे वाला भाग हो जाता है वो अपने आप में कुल होगा, ठीक है। और कुल होगा, कुल में से 7 भाग था, उसको उसने 4 भाग अपनी बहन को दे दिया, ठीक है। तो 7 से अगर 4 घटा दे तो कितना बचता है आपका, 3 बचता है, ठीक है। तो 3 भाग उसके पास में बचा, किसके, T2 के पास में 3 भाग बचा। कितने का 3 भाग बचा, कुल कितना था, 9, तो 9 का बचा, 9 नीचे लिख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, ठीक है। 1/3 भाग क्या है उसके पास में है। देखो इस तरीके से यहाँ पर आंसर भी आ रहा है, यानी कि विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अब देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक आयताकार हॉल है जिसकी लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 12 मीटर दी गई है। अब कह रहा है कि हॉल के फर्श को ढकने के लिए 30 सेंटीमीटर की भुजा की कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपका हॉल है, हॉल क्या है, इस तरीके से ये क्या हो सकता है आपका वर्गाकार, ठीक है। इसकी लंबाई कैसे दिया गया है कि 15 मीटर दी गई है और इसकी चौड़ाई आपका 12 मीटर दी गई है, ठीक है। ये मीटर में है, याद रखना है। लेकिन जो हमें टाइल बिछाने हैं वो कैसे हैं, ये वर्ग के आकार के, यानी कि चारों जो भुजाएं हैं बराबर हैं और इनकी भुजा कितनी है, एक भुजा की लंबाई वो दिया गया है 30 सेंटीमीटर, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। अब इसमें क्या करना है कि हमें जो टाइलें बिछानी है तो इस तरीके से बिछाएंगे ना, यानी कि इसका क्षेत्रफल और हम कुल टाइलों का क्षेत्रफल बराबर हो जाए, तो यानी कि जितनी टाइलों की जरूरत होगी वो यहाँ पर इतनी टाइलें फिल हो जाएंगी। तो क्या करते हैं कि हम इसके पहले क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे किसका, आयत का, यानी कि हॉल का। और जो हमारा हॉल दिया गया है तो ये बना है हमारा मीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। और इस तरीके से ये जो 12 दिया गया है इसको क्या कर देंगे, 100 से गुणा करके इसको भी सेंटीमीटर में बना लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, अब इसमें इसका लंबाई, इसका आयत का जो हो जाएगा हॉल का फर्श, उसकी लंबाई और गुणे चौड़ाई, ठीक है, ऐसे कर लिया हमने। और इसके नीचे जो वर्ग है इसके क्या हो जाता है, जो वर्गाकार कोई फील्ड होती है, कोई चीज़ होती है, तो उसके जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या कहते हैं, उसका भुजा स्क्वायर कर देते हैं ना। तो इसके नीचे क्या कर दिया हमने, भुजा का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हो गया। फिर आगे दिया गया है कि 12, ये जो दिया गया है ये लंबाई और चौड़ाई, इसको हमने क्या कर लिया यहाँ पर 1500 कर लिया हमने, ठीक है, 1500 मीटर सेंटीमीटर, और गुणा फिर कर दिया हमने 1200, ठीक है, सेंटीमीटर। और फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया कितना, भुजा स्क्वायर, यानी कि 30 को हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। और फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना उत्तर आएगा,
यहाँ पे हमें 2 जीरो दिया गया, तो 1 जीरो से ये और 1 जीरो से 1 जीरो ये अपना कैंसिल कर दिया, ठीक है। 3 और ये 4 बार हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 5 बार हो जाएगा, और पीछे 2 जीरो बचेंगे। यानी कि 500 को जब 4 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2000 आएगा, है ना। तो यानी कि जो विकल्प सी होगा वो आपका सही उत्तर होगा। तो कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी, वो 2000 टाइल्स हमें चाहिए होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इसको याद रखना है। चलिए फिर अगला, इसको ये जो क्वेश्चन दिया गया इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को याद रखना है। क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो आप इसे आसानी से कर सको, बस यही मेरा उद्देश्य है आपको इतना बताने का, ठीक है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि 40 छात्रों के एक कक्षा में 3/4 छात्र हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं और 2/4 जो हैं अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। इसी तरीके से 5/4 भाग मतलब लड़के जो हैं उसका 40 का गणित में उत्तीर्ण हुए। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि वह विषय ज्ञात कीजिए जिसमें सबसे ज्यादा छात्र उत्तीर्ण हुए। पहले से देख लेते हैं कि कुल छात्र कितने हैं 40, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 40 छात्र कुल हैं। फिर हमसे ये कहा जा रहा है कि हिंदी में हमसे ये बताया गया, और हिंदी हो गया, और क्या दिया गया है आपका अंग्रेजी दिया गया है, और दूसरा क्या दिया गया है गणित, तीसरा आपका गणित सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं, कुल तो हमारे पास हो गए 40। अब हिंदी में जो दिया गया वो 3/4 लोग उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी में हमारा क्या होता है 2/4 उत्तीर्ण होते हैं, और गणित में 5/8 हमने इस तरीके से लिख लिया। लेकिन हमें देखना ये है, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना। इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आयोग मतलब इसके हाईकोर्ट के द्वारा। जो ये पार्ट वाला डिवाइड वाला होता है, लिक्विड में पूछ सकता है आपसे लीटर मिलीलीटर, ठीक, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। इस पार्ट को आप ध्यान में रखना। देखिए यहाँ पर देखो 4 दिया गया है, यहाँ पे 4 दिया गया, यहाँ पर 8 दिया गया, लेकिन ये सब हैं तो इसी के भाग, ये कुल कितना है इसके भाग हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो पहले हम जो नीचे वाला कुल होता है तो नीचे वाले को पहले बराबर कर लेते हैं। तो इसके लिए अगर हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, और इसके लिए देखो ये सिर्फ एक जगह ना करके दोनों जगह ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये वाले हमें बराबर मिल जाएंगे। तो 3 दूना 6/8 हो जाएगा, अंग्रेजी में कितना हो जाएगा 2 दूना 4/8 हो जाएगा, और ये 5/8 हो जाएगा, ठीक है। हमने ये कर लिया। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि किसमें सर्वाधिक छात्र जो है उत्तीर्ण हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपका हिंदी है उसमें सर्वाधिक छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। देखो 8वें का क्या है 6 भाग यहाँ पे उत्तीर्ण हुए हैं, यहाँ पे 4 भाग, यहाँ पर 5 भाग, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि इनके रेशियो निकाल करके और इसके परिप्रेक्ष्य में निकाल लो, तब किसमें कितने ज़्यादा हुए कितने कम है वो भी निकाल सकते हो, और कितने हुए वो भी तक निकाल सकते हो, सिर्फ ये रेशियो और ये पार्ट्स के भिन्न के दम पर, ठीक है। तो मेरा मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताना है और कुछ नहीं। इसके लिए आपका जो विकल्प डी है वो सही उत्तर होगा। तो कॉन्सेप्ट को आज जो है आप याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया गया है कि एक व्यंजक है, उसका मान हमें बताना है, और उसमें x बराबर दिया गया है 3, y बराबर दिया गया है -2 और z बराबर दिया गया है -1। आपका जो व्यंजक यानी कि जो समीकरण है वो ये दिया गया है क्या 4x² y प्लस 3yz और -7xz²। जो आपको दिया गया है वो दिया गया है x बराबर 3 और y की वैल्यू दी गई है -2, और आपका जो z दिया गया है उसके बराबर दिया गया है -1। तो इस इक्वेशन में हम क्या करें, जहाँ जहाँ पे x y z लिखा है वहाँ पर इनकी वैल्यू रख देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो हमने लिखा 4, अब ब्रैकेट में x दिया गया है तो क्या कर देते हैं 3 का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर एक गुणे का साइन हो जाएगा, ठीक। y कितना दिया गया है -2 हमने कर लिया, फिर दिया है प्लस, ठीक है, फिर लिखा है 3 और y की जगह हम क्या कर सकते हैं गुणे -2, फिर दिया गया है z की जगह क्या कर सकते हैं गुणे में -1, फिर दिया गया है माइनस, फिर है 7 और x की जगह पर क्या कर देंगे यहाँ पर हम 3 कर देंगे, ठीक है। फिर अगला दिया गया है z का स्क्वायर, यानी कि जो 1 दिया गया है इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ये भी गुणे में हो जाएगा। अब देखो 4 तियाँ 12 दूना 24, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो सारा कितना हो जाएगा इधर आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा आपका। नहीं, हमें क्या करना है सबसे पहले स्क्वायर करना है, वो हमें नहीं भूलना है, ठीक है। 4 हो गया और 3 तियाँ 9 हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा गुणा -2, तो ये क्या हो 4 9 36 और दूना 72 कैसे माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इस वाले पद को, यानी कि 3 दूना 6, देखो ये प्लस प्लस गुणा होगा आपस में तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 3 6, ये प्लस का 6 हो जाता है।
फिर माइनस का देख साइन आएगा कि प्लस का, वो भी देख लेते हैं। देखो ये अंदर का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा बाहर का। जब इस तरीके से -1 गुणे -1 करेंगे तो -1 गुणा होकर के प्लस का 1 बनेगा, ठीक है। तो 3 एकम 3 और 7 21, 21 कैसा 7 कैसा ए माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिला आपको -72 प्लस से ये इक्वेशन मिली। जब हम इसको हल करेंगे यानी कि इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस को पहले जोड़ लेते हैं तो कितना 2 1 3 हो जाता है और ये 7 2 9 हो जाता है। इसमें से अगर हम 6 घटा दें, ठीक है, 6 घटाने पर हमें जो प्राप्त होगा वो 87 प्राप्त होगा, ठीक है। ये प्लस का हो जाए इस तरीके से, मतलब इनको अरेंज करेंगे तो ये 87 मिलेगा हमें, वो भी कैसा माइनस का। तो विकल्प सी आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। देखो इस वाले क्वेश्चन से आपको कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, पहला तो इक्वेशन में कैसे हम मान रख के सॉल्व करेंगे, और जहां पर ये दे दिया गया अब इक्वेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, हमने माइनस का प्लस, प्लस का माइनस नहीं याद रखा तो हमें हमारा आंसर आना ही नहीं है, हमें क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। बस इन्हीं को आपको ध्यान रखना है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी एग्जाम में क्वेश्चन तो आप कर लोगे। आगे दिया गया है इस क्वेश्चन में कि एक त्रिकोण है, त्रिकोण का मतलब क्या हो जाता है कि आपका एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, दो कोण हमें दिए गए हैं 30 डिग्री 30 अंश और 80 अंश। फिर कह रहा है कि तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है, वो बताइए। इस तरीके से ग्रुप डी में क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पे शामिल किया है। देखिए यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल हो जाता है, यानी कि आपका त्रिभुज हो गया। त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब 3 कोण, देखो 1 2 3, ये 3 कोण हो गए। अब यहाँ पे देखो पी क्यू और तीसरा दिया गया है आपका आर। अब यहाँ पर हमें मान लो कि इसका 30 डिग्री हो गया और इसका कितना हो गया, हमें 80 डिग्री हो गया। अब हमको ये नहीं पता है, ठीक है, तो हमको ये बताना है, तो ये एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ भी मान लो। ट्रायंगल के बारे में हमें ये पता है कि इसका जो तीनों कोण होते हैं, तीनों कोण, तो इनका जो सम होता है यानी कि कुल योग कितना हो जाता है, वो 180 अंश के बराबर होता है। अब 180 अंश में से जो कोण हमें दिए गए हैं वो माइनस कर दें तो हमें जो तीसरा कोण है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, 180 दिया गया हमें कुल, अब हमें 80 मिला है और 30 मिला है, इनको जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 110 मिलता है। 8 3 11 110। अब हम 180 से अगर हम 110 जो अगर माइनस कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त होगा, ये 70 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 70 अंश जो हो जाएगा आपका सही उत्तर होगा, यानी कि जो विकल्प डी है ये क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 4% ब्याज दर पर 2000 के मूलधन के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। साधारण ब्याज यानी कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए आप वो पीआरटी अपॉन 100 करके आप कर लेते होगे, पता है, लेकिन हम इसको एक दूसरे कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको अदर जो क्वेश्चन उनको सॉल्व करने में मदद करेगा। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और 100 रुपये पर हमें कितना देना है, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए 2 ईयर्स, ठीक है। और रेट कितना है, यानी कि टाइम कितना है आपका, मतलब वो रेट दर कितनी दी गई है वो दिया गया है हमें 4%। तो पहले साल के लिए अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें कि तो क्या हो जाएगा, 100 का 4%, 4 हो जाएगा, 100 का 4% निकालोगे 4 मिलेगा, ठीक है। दूसरे साल पर हमें कितना मिलेगा, 4%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 रुपये इसका हो जाएगा, तो 4 और 4 8 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, हमें 8 प्राप्त हो गया। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो हमसे अगर चक्रवृद्धि कह देता 2 साल के लिए तो हम अगले बार में क्या करते, 4 का 4 निकाले, तो वो इस तरीके से होता है। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, 2 चौके 8 या फिर 4 4 8 दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, और 2000 का हम 8% निकाल लेंगे। देखो यहाँ प्रतिशत है तो 100 से क्या कर देंगे भाग, ठीक है। तो क्या बचेगा, 8 दूनी 16, ठीक है, इधर बचा 0, ये कर लेते हैं, मतलब ये 0 कर लेंगे, ठीक है। तो 160 हमें प्राप्त हो जाएगा, 160 रुपये, यानी कि जो विकल्प ए है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न के लिए आपको ध्यान रखना। अब जैसे मान लो यहाँ पर हमें दिया गया था 2000, ठीक है, 2000 का हमसे कहा कि 100% तो पूरा हो गया। 2000 का मान 2000 अगर हमसे कह दिया जाए कि निकालो भैया 10% तो इतना हो गया, 2000 का 1% तो इतना हो गया, 2000 का मतलब 2000 का 0.01% तो 2 बचेगा। तो इस तरीके से पीछे से 0 हटाते चले जाएंगे, क्यों, जब नीचे से जितने 0 से भाग करेंगे भाई तो उतना ही इधर कटता चला जाएगा। ये आपका एक शॉर्ट तरीका है चीज़ों को समझने का, क्योंकि जब क्वेश्चन करोगे तो आपको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, सोल्यूशन के पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ग्रुप डी में ही पूछा गया था हाईकोर्ट के द्वारा। तो इसके फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना कि अगर दोबारा आए तो कैसे करोगे। जैसे कि निम्नलिखित संख्या में से 8 का
8 जो अंक है उसका स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान का होता है मतलब जो आपकी क्या होती है, प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू जो होती है जो किसी क्या होता है, स्थान का जो मान होगा, ठीक है, उसे ध्यान रखना है आपको। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, आपका अंक क्या दिए गए हैं, इधर से जब काउंट करते हैं तो 4 क्या हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा इकाई वाली जगह पर, ठीक है, जगह स्थान, ठीक है। 8 कहाँ पर दिया गया है, आप पढ़ते होगे दहाई, ये इकाई और दहाई, और ये 7 जो हो गया आपका कहाँ पर है, ये सैकड़ा पर है, ठीक है। और तो हो जाता तो क्या हो जाता, 1000 पे हो जाता, अगला होता। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 8 कहाँ पर है, 8 आपका जो है वो दहाई की जगह पर, यानी कि जो विकल्प डी होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश वाले क्या करेंगे, इसको टेंस करेंगे, ठीक है, यानी कि 10वें जगह पर है, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, एक क्वेश्चन आपके इस तरीके से फॉर्मेट पे हाईकोर्ट के द्वारा पूछे गए हैं, तो इसमें हमने सिंपल और मॉडरेट क्वेश्चन को शामिल किया, आपको ध्यान रखना है। n के लिए हल कीजिए, क्या हल करना है, इक्वेशन दी गई है कि 2n + 7 = 25, यानी कि दिया गया है 2n नहीं दिया गया है, माफ करना, 2n नहीं दिया गया है, ये 3n + 7 बराबर हमें दिया गया है 25 के। अब हमें n की वैल्यू प्राप्त करनी है, ठीक है। n के लिए क्या होगा, अब यहाँ पे जो 3n दिया गया है तो 3n इधर कर लेते हैं, बराबर का साइन लगा दे, इधर 25 कर लिया। अब ये 7 कैसे हैं, प्लस के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, जब इसको घटाएंगे तो 25 से 7 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, उसे हमें करना है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 18, ठीक है। 18 प्राप्त हुआ तो हमें कितना मिला, 3n = 18। अब n इस तरीके से हो गया तो 18 बटे अगर हम 3 कर दें तो 3 और ये 6 बार कटेगा, 3 × 6 = 18, तो n बराबर हमें जो प्राप्त होगा वो 6 प्राप्त होगा। तो विकल्प सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो आपके जो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में आए हैं, उनको मैं यहाँ पर कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर तरीके से आपको मैं सॉल्व करवाऊँ जिससे कि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, इसमें कह रहा है कि हमसे जो पूछा जा रहा है कि आगे जो आने वाले 3 अंश ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर 1, 2, 3 इस तरीके से हमें 3 बताने हैं, बताइएगा इसमें से। देखो 50 दिया गया है, फिर 46 दिया गया है, फिर 42 दिया गया है, यानी कि ये सीरीज क्या रही, घट रही है। कितनी घट रही है देखते हैं। तो 50 इसने क्या किया, 4 माइनस कर दिया, ठीक है, 46 हो गया। 46 है इन्होंने क्या कर दिया, 4 माइनस कर दिया, 42 हो गया, ठीक है। 42 से 4 माइनस कर दिया तो 38 हो गया, यानी कि 4 की सीरीज चल रही है। तो हम क्या करेंगे, फिर अगर जब हम 4 माइनस कर देंगे 38 से तो हमें प्राप्त हो जाएगा 34, ठीक है। अब 34 से क्या कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, 30। फिर इसमें से 4 माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 26। अब देखते हैं किसमें दिया गया है आपका 34, 30 और 26। तो 34, 42, 34, 34, 30, यानी कि विकल्प सी जो होगा आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। तो इसे आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। बस क्वेश्चन के फॉर्मेट और कॉन्सेप्ट को समझने जाए, क्वेश्चन को रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आप जो कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में है तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया गया है कि 3:5 को प्रतिशत के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, ठीक है। 3:5, तो 3:5 को हम 3/5 भी तो लिख सकते हैं, हमने लिख लिया। एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है, आपका नीचे वाला जो मान होता है भिन्न में, वो अपने आप में कुल होता है, ठीक है। ये नीचे वाला कुल हो गया और ऊपर वाला क्या हो गया, कुल का भाग हो गया। अब हम ये कह दें कि 3/5 जो है, इसमें क्या करेंगे कि 3 जो है 5 का कितना % है, जब प्रतिशत बदलेंगे तो उसको 100 से क्या कर देंगे, गुणा, ठीक है। अब 5 करेंगे और ये 20 से क्या करेंगे, इस तरीके से गुणा कर दें, 20 पंचे से होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 20 × 30 बराबर आपका 60 हो गया। 60 कैसा, प्रतिशत में, यानी कि जो विकल्प बी होगा वो सही उत्तर होगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट को और फॉर्मेट को ध्यान रखना है, ठीक है। पता है क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको रिवाइज कराना मेरा उद्देश्य है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि गणना कीजिए, क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि 60 का 150% कितना होगा। इस क्वेश्चन को बिना गुणा भाग करे हम करने की कोशिश करते हैं, जैसे, ठीक है। 60 क्या है, अपने आप में देखिए 100% है, नहीं है। अब 60 का आधा कितना होगा, 50% होगा। तो 60 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो 100% और 50% मिला करके आपका 150 आपका परसेंट बना कि नहीं बना, बन गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90,
ठीक है, तो कितना बना आपका, ये 90 बना, यानी कि विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, आप जो जनरल तरीका यूज करते हो, यानी कि 60 का 150% लगा है तो उसके नीचे 100 कर दिया। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। कितना, ये जीरो इधर हो, एक जीरो और था, ये 15 छक्का 90, इस तरीके से भी 90 क्वेश्चन आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कुछ चीजें यहाँ पर समझ में आई होंगी, बस कॉन्सेप्ट समझना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, होते जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मनसा कल 1/3 किलोमीटर और आज 3/4 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि मनसा कुल कितने किलोमीटर चला है, हमें ये बताना है। तो उसने डिस्टेंस पहले कितनी कवर की, पहले उसने कोई डिस्टेंस रही होगी, उसका कोई डिस्टेंस रही होगी, उसका पहले दिन कितना चलता है 1/3, दूसरे दिन कितना चलता है, दूसरे दिन चलेगा वो 3/4। ठीक है, लेकिन देखिए ये पार्ट जो है वो तो एक है ना, वो तो कुल वाला जो है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो कुल वाला है वो वेरी कर रहा है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनको बराबर करने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे और इनको जोड़ देंगे तो हमें कुल दूरी प्राप्त हो जाएगी। वो भी देखो हमें कुल दूरी किलोमीटर में तो पूछा जा नहीं जा रहा है, हमसे भाग में, पार्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसी में हमको आंसर मिलाएगा। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं यहाँ पर 1/3, इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं 3/4 के साथ में। ठीक है, अब ये बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए हम क्या करें, इनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 है, तो इसको क्या कर देंगे, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे। ठीक, यहाँ भी ऊपर नीचे क्या कर दें, हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 3, 3 3 9, नीचे क्या हो जाएगा आपका 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, 9 4 13 और बटे 12, देखो 13/12 कहाँ पर है, विकल्प ए जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगले क्वेश्चन में जो आपका दिया गया है, इसमें कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र है, आयत है पूरा, और इसकी लंबाई हमें 100 मीटर दी गई है। फिर हमसे कहा जा रहा है कि यदि इसकी जो परिधि है यानी कि पेरीमीटर वो 300 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई हमें बतानी है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि अगर कोई आयत है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई आयताकार कोई क्षेत्र है, कोई फील्ड पड़ा हुआ है, तो आयत कैसा, उसमें क्या होता है, एक लंबाई होती और चौड़ाई होती, लंबाई बराबर होती है। ठीक है, और चौड़ाई के बराबर होती है। तो इसकी लंबाई हमें दी गई है 100 मीटर दी गई है। ठीक है, अब हमें जो इसका पेरीमीटर दिया दिया वो दिया गया और चौड़ाई हमें नहीं दी गई है, वो हमें वही हमसे पूछा जा रहा है। तो जो परिमाप होता है, इसके जो आयत का जो परिमाप होता है यानी कि पेरीमीटर, उसका जो सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 और ब्रैकेट में होता है एल मतलब लंबाई प्लस बी मतलब ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। इसके बराबर हमें कितना दिया गया है, 300 मीटर। ठीक है, देखो यहाँ पर 300 मीटर दिया गया है। अब इसके फॉर्मूले में रख करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 से काटेंगे इधर वाला तो कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। अब एल की जगह पर यानी कि लंबाई कितनी हमें दी गई है 100, हमने 100 लिख लिया, प्लस बी हमें ज्ञात करना है, इसके बराबर कितना हो गया 150। बी इधर है 150 कर लिया, तो 100 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमें कितना प्राप्त होगा 50 प्राप्त होगा। 50 कितना मीटर में प्राप्त होगा। तो ये विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना कि इस तरीके से हमें दिया जाएगा तो हम इसको ऐसा रख करके सॉल्व करेंगे, बस और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, देखो फिर हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अवरोही क्रम यानी कि आपका जो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं आपका, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग यानी कि क्या होगा घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे बड़ी जो संख्या होगी सबसे पहले आएगी। देखो यहाँ पर जो 3 अंक दिए गए हैं, ठीक है, बाकी देखो ये क्या है, ये छोटे हैं इसके कंपैरिजन में, यानी कि ये सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये है, तो सबसे बड़ा 100, ये लास्ट में 7 किस में आ रहा है, सब में आ रहा है, इसको छोड़कर, तो ये कैंसिल हो गया, विकल्प बी वाला आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 7 के बाद में क्या आना चाहिए आपका, वो देख लेते हैं। 7 के बाद में 5 आना चाहिए। ठीक है, 3 तो आएगा नहीं, 7 के बाद 5 आपका पहले वाले में आ रहा है। ठीक है, इसमें आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा, तो बाकी ये सी भी कैंसिल हो गया। अब 5 के बाद में देखो, 5 के बाद में आपका जो आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो देखो इसमें ये आ गया, फिर ये तो ये उल्टा पड़ जा रहा है, यानी कि विकल्प ए जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए पहले से, फिर क्या है देखो यहाँ 7 होगा, फिर 5 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, इस तरीके से ज़्यादा झमेले में ना पड़ के सिर्फ लास्ट डिजिट को पकड़ करके आप याद रख करके क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि बाकी चीज़ें तो यहाँ पे देखो क्या है, सब हैं 1000 में है। ठीक है, तो विकल्प ए आपका क्या होगा, इसमें सही क्रम होगा, यानी कि अवरोही यानी कि डिसेंडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, इसमें कह रहा है कि चंदू को परीक्षा में कुल
100 अंकों में से 40 अंक प्राप्त हुए। चंदू को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, बस हमसे ये पूछा जा रहा है। अब देख लेते हैं इसमें कुल कितना था 100, ठीक है। 100 में से जो मेन होता है उसको नीचे रख दो, और कितने प्राप्त हुए 40, ठीक है। आप उसको क्या किए 40 प्राप्त हुए कितने में से 100 में से, और हमें इसे प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या कर देंगे 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक है। कुल वाले पार्ट को 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का बचेगा 40। तो आपका कितना बी विकल्प सी जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आपका 40%, ठीक है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि रवि ने एक घड़ी 100 रुपए में खरीदी और उसे 120 रुपए में बेच दिया। अब इसमें क्या कह रहा है कि रवि का लाभ बताना है, वो भी प्रतिशत में बताना है। तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले देखते हैं कि उसने खरीदा कितने में था। तो उसकी जो लागत थी वो थी आप उसके 100 रुपए, ठीक है, और बेचा उसने कितने में 120 रुपए में। तो इसका डिफरेंस कितना 20 रुपए, तो 20 रुपए उसने लाभ कमाए। तो हमसे 20 रुपए नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, हमसे प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो कितने पे लाभ मिला हमको 100 पे लाभ मिला, तो 100 नीचे कर देंगे, और कितना 20 का, ठीक है। इसको हम क्या कर दिए ऊपर कर दिए। अब इसमें क्या कर देंगे हम 100 से गुणा कर देंगे, तब भी क्या होगा ये 20% ही प्राप्त होगा। आपको ये बताने का बस एक कॉन्सेप्ट है, बाकी तो क्वेश्चन बिना पढ़े मतलब कह सकते बिना पेन उठाए आसानी से कर सकते, बस हमें बताना है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। यदि y/3 बराबर 4/6 हो तो y का मान ज्ञात करें। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, पहले लिख लेते हैं y/3 और बराबर 4/6। अब इसमें क्या है, सिर्फ y दिया, एक वेरिएबल दिया गया है, ठीक है, जिसे हमें ज्ञात करना है। तो उसको क्या करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि y/6 बराबर 4/3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 6 कम 6 और 6 दूना 12, यानी कि y की जो वैल्यू आएगा, यानी y का मान जो आएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपका विकल्प ए हो वो सही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन ए। फिर इसमें हमसे सिंप्लीफिकेशन करा, सरल करने के लिए यहाँ पर क्या कहा गया है, हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे यहाँ पर जो पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, ठीक है। अब इनको सीधे पीछे से ऐड कर लेंगे। देखो 1 2 3 और 5 कितना, सीधे सीधे लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। इसके आगे लगा देंगे पॉइंट, और बचा ये इतना। तो ये आंसर कहाँ पर आपको दिख रहा है, यानी कि जो आपका विकल्प डी होगा वो सही उत्तर होगा। बस हमें आपको इसमें ये बताना था कि पीछे से किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे अगर आपका एग्जाम में आएगा। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बस कॉन्सेप्ट समझना है कि पॉइंट लगा है तो पीछे से किस तरीके से मैनेज करेंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में इससे पहले पूछे गए हैं, बस बड़े फॉर्म में पूछे गए हैं, ठीक है। अगला दिया गया है कि अशोक प्रतिवर्ष 1500 रुपये खर्च करता है, ठीक है, प्रति वर्ष, और 900 रुपये की बचत करता है, ठीक है। ये वर्ष की बात कही जा रही है। तो उसकी औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो बंदा क्या करता है, खर्च कितना करता है। 1500 रुपये बंदे ने खर्च किया, ठीक है, और बचत उसने कितने की, बचत उसने की 900 रुपये की। अब यहाँ पर आय क्या होती है, आय होती है आपका खर्च करना यानी कि एक्सपेंडिचर, और सेविंग यानी कि बचत। इन दोनों को मिला दोगे वही उनकी उसकी कुल आय होगी। तो कुल आय जो है बंदे की कितनी हो जाती है आपका 2400, ठीक है, 2400 एक साल की होती है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, औसत आय बताओ, वो भी कैसी, महीने के हिसाब से बताओ। तो एक साल में आपके 12 महीने होंगे, 12 महीने। कुल धनराशि कितनी दी गई है आपका 2400, 2400, 12 दूना 24, पीछे 2 जीरो हमने लिख लिया, कितनी औसत जो हमें निकल करके मिला वो 200 रुपये मिला, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि विकल्प जो आपका सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, ये रुपए में दिया गया है। फिर देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। इस तरीके जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं कि 3 मिनट को हमें सेकंड में रूपांतरित करना है, मतलब सेकंड में इसे बदलना है, सेकंड में इसका मान क्या होगा। तो देखिए जो आपको पता है, आप जानते हो कि आसानी से इसे कर सकते हो। जो सेकंड दिया गया है 3 मिनट, ठीक है, 1 मिनट जो होता है उसमें कितने होते हैं, एक मिनट बराबर हो जाता है आपका 60 सेकंड होते हैं, और 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 180 सेकंड, ठीक है। तो विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रुप डी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन भी करवा दें, ठीक है।
फिर आगे देखते हैं आपका जो विकल्प दिया गया यहाँ पर कि निम्नलिखित विकल्प नहीं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 0.875 के बराबर यानी कि 0.875 के बराबर है, यानी कि जो हमें डेसिमल दिया गया है उसको हमें भिन्न में बदलना है। लिखा है 0.875, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसके नीचे 1 लिख लिया कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब दशमलव हटाएंगे तो उसके पीछे जितने मतलब डिजिट होती हैं, ठीक है, उतना ही आकर 0 लगा देंगे, तो उतने हमने यहाँ पर क्या कर दिया? 0 लगा दिया, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे हम? 25 से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 25 से कट जाएगा क्योंकि पीछे देखो 75 लिखा हुआ है, तो 25 चौके 100, पीछे देखो 100 के बाद 1 0, तो हमने 1 0 यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पे लिखा है 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, फिर यहाँ पर क्या हो जाता है? 25 ये बचेगा 125, फिर हो जाएगा 25 पंचे 125। अब यहाँ पर क्या बचा? 35/40 बचा, ठीक है। अब ये फिर 5 से आपका कैंसिल हो सकता है। किस तरीके से? अगर यहाँ पे हम कर दें 5 8 40 और 5 7 35, यानी कि 7/8, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। और 7/8 आपका कहाँ दिया गया है? विकल्प बी, यानी कि 7/8 जो है आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे दिया गया है कि यदि एक व्यक्ति क्या करता है कि 50 रुपए में वो बंदा 3 पेन खरीदता है और 2 पेंसिलें खरीदता है, और क्या करता है, एक पेंसिल की जो कीमत है वो 2.50 रुपए है, यानी कि 2.5 रुपया है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक पेन की कीमत क्या होगी, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो क्या करता है, कुल 50 रुपए लेता है, ठीक है। 50 रुपये में पहले वो क्या करता है कि आपका 2 पेंसिल खरीदेगा, ठीक है। 2 आपकी क्या हो जाती हैं? पेंसिल, और 3 क्या हो जाएंगे? उसके पेन खरीदता है। 2 पेंसिल की जो कीमत चुकाता है, एक पेंसिल की कीमत चुकाता है आपका 2.5 रुपया, ठीक है। तो 2.5 रुपये क्या हो जाएगा? अगर 2 पेंसिल खरीदेगा तो कितना चुकाएगा? 5 रुपया, 2.5 मिला के 5 रुपये हो जाएंगे। तो 50 में से अगर हम 5 घटा दें, ठीक है, 50 में से जब हम 5 माइनस कर देंगे तो 45 रुपये बचेगा कि नहीं? अब 45 रुपये में वो 3 पेन खरीदता है, यानी कि कुल रुपया हमारे पास 45, पेन कितना खरीदा? 3, भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? हमें 15 प्राप्त होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो वो एक पेन की जो कीमत थी वो कितना हो गई? यहाँ पर 15 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट समझो और वहाँ पे डील कर लेना। अगर सिंपल आता है तो, टफ तो है, हम आपको सीरीज में करवा रहे हैं। फिर इसमें दिया गया है कि इनमें से क्या एक सम अभाज्य संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन हमने जो दिया है ये आपके हाईकोर्ट के द्वारा पूछा गया है। मैं अनाउंस कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कहीं आपको ये ना लगे कि ये क्या हमसे पूछ लिया, ये क्या करवा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। हमें बस ये बताना है कि कोर्ट आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, ठीक है, ठीक है, आपसे क्या क्या उम्मीद रख सकता है, क्या क्या पूछ चुका है इससे पहले। तो पहले इसमें 2 चीजें पकड़ते हैं। पहले तो एक वो संख्या कैसी हो, सम होनी चाहिए, दूसरी क्या हो, अभाज्य होनी चाहिए। तो सम का रूल होता है, इसे पहले क्लास में बता चुका हूं, बस मैं रिवाइज करवा रहा हूं एक बार फिर से, कि जो संख्या 2 से क्या हो, विभाजित हो, ठीक है। वो संख्या क्या हो, 2 से विभाजित हो, पहली कंडीशन सम होने की। अभाज्य होने की जो कंडीशन है उसकी कंडीशन समझ लें या परिभाषा समझ लें, तो वो संख्या एक और, ठीक, अथवा नहीं है, एक और स्वयं, यानी कि क्या कह सकते हैं उसको, खुद से विभाजित हो, वो क्या हो जाती है, अभाज्य संख्या होती है। अब देखो 2 से यहां पर कौन विभाजित होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ठीक है। एक तो नहीं होगा तो एक कैंसिल हो गया। अगली कंडीशन फॉलो करते हैं, कौन कौन फॉलो करेगा, कि वह एक और स्वयं से ही केवल विभाजित हो और किसी से विभाजित ही ना हो। तो देखो भैया 6 जो है वो बहुत संख्या, 1 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, तो ये कैंसिल हो गई। अब 4 देख लेते हैं, 4 देखो 1 से होगा, 4 से होगा, 2 से होगा, तो ये भी कैंसिल हो गई। सिर्फ 2 ही एक संख्या ऐसी है जो सम है, हाँ है। दूसरी कंडीशन कौन सी है, कि वो 1 से विभाजित होगी, हाँ 1 से 2 1 का 1 दूना 2 हो जाएगी, और खुद से यानी कि 2 1 2। तो ये क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन आप इसको सिर्फ इसकी लैंग्वेज पकड़ना है कि विभाजित, सम, ठीक है, विभाज्य, अभाज्य, रूढ़। अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन कैसे करोगे भाई, सिर्फ आपको इस तरीके से रिवाइज करना है, ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन क्या है, पूछा गया, उसे पूछे गए फॉर्मेट पर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो वो क्या कहेंगे। देखो एक त्रिभुज हमने इस तरीके से बनाया, ठीक है, इसकी 2 भुजाएं यानी कि एक वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो इसे कहा जाता है सम, क्या, द्विबाहु। सम मतलब हो जाता है बराबर, और द्वि का मतलब हो जाता है 2,
और बाहु का मतलब हो जाता है भुजाएं। आज से आप नहीं भूलोगे, अगर कहीं लिखा होगा तब भी आप क्लिक करोगे। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, कि सिर्फ दो भुजाएं समान, वो क्या हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं जो आपका दिया गया है। अगला जो आपका क्वेश्चन मतलब इससे बन सकता है अगर आगे के एग्जाम में, वो ये है कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है। देखो भैया यहाँ पर क्या है, एक हमने त्रिभुज बनाया, ठीक है, इसकी हमने क्या कर दी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि सम का मतलब हो गया बराबर, इक्वल, सब एक जैसा, ठीक है। और बाहु का मतलब क्या हो जाता है, बाहु का मतलब हो जाता है भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हों, बराबर हों, तो वो कौन हो जाता है, समबाहु त्रिभुज। इसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है, या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, ये आप जानते होंगे, ठीक है। इसका अगर फॉर्मूला आ जाए, यानी कि समबाहु त्रिभुज है और इसके हमसे क्या पूछा जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है √3/4 a² होता है। इसको ध्यान रखना है। और इसमें क्या रखना है आपको, इसमें एक हाइट दे दी जाएगी और एक बेस दे दिया जाएगा, यानी कि हाफ बेस यानी कि इंटू हाइट आपका इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है। तो यहां से आप इतनी चीजें समझ गए। विषम बाहु में होता है कि इसमें कोई तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग होती हैं, ठीक है, ये 4 हो गई, ये 6 हो गई, ये 8 हो गई, इस तरीके से बन सकती हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है, आप कर लोगे। आगे क्या दिया गया है कि 150 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा, 30 विद्यार्थी, माफ करना 3 नहीं है, 30 विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त किया, यानी कि हायर एजुकेशन का जो था ऑप्शन क्या किया था, उसको चुना। अभी हमसे ये पूछा जा रहा है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने का जो विकल्प लेने वाले जो विद्यार्थी थे उनका प्रतिशत क्या है। ये जो फॉर्मेट है क्वेश्चन के आपसे पूछे जा चुके हैं। अब मान लेते हैं कि कुल विद्यार्थी कितने थे, 150, ठीक है, जो हायर एजुकेशन में कितने गए थे आपके 30, तो हमसे प्रतिशत जब पूछे तो जो कुल वाला होता है उसको हमने नीचे रख दिया, उसका कितना भाग पूछा उसको ऊपर कर दिया। अब भैया जब हमसे प्रतिशत पूछेगा तो उसके बाद में क्या कर देंगे, उसको 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, a0 यहाँ से कट जाएगा, 1 यहाँ से कट जाएगा। अब 15 एकम 15, 15 दूना 30, ठीक है, ये इधर का 2 ये वाला हमने कर लिया और ये वाला क्या कर लिया हमने 10 कर लिया और 10 कर दिया, तो 10 दूना कितना हो गया हमारा 20 हो गया। 20 कैसा, प्रतिशत में, ठीक है। तो विकल्प बी आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न जो आपके एग्जाम के लायक है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। हमने इसमें क्या किया, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। लैंग्वेज में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या जो है क्या है, संयुक्त संख्या है, कोई नंबर नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन हाईकोर्ट के द्वारा पूछा जा चुका है, ठीक है। हम इसलिए आपके समक्ष लेकर के आए हैं कि उसके नेचर को, उसकी भावनाओं को समझो, ठीक है, बस इसके फॉर्मेट को, कॉन्सेप्ट को समझो और आगे आने वाले हर तरीके के जो क्वेश्चन के लिए तैयार हो और अच्छे मार्क्स गेन करो। अब देख लेते हैं कोई एक संख्या है, संख्या वो क्या है, संयुक्त संख्या है। अरे भैया तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संयुक्त संख्या होती कौन सी है। संयुक्त संख्या में क्या होता है कि वो क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है, वह ऐसी पूर्ण संख्या क्या हो और इसमें क्या हो कि वह स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, ठीक है, वो क्या हो जाती है आपकी संयुक्त संख्या हो जाती है। जैसे कि देख लेते हैं 17 देखो भैया, एक से विभाजित हो तो सब कुछ हो जाता है, ये 17 से विभाजित होगी और किसी विभाजित होगी, किसी से नहीं, तो ये संयुक्त संख्या नहीं है। 19 खुद के अलावा किसी से विभाजित होगी, नहीं होगी, ये भी नहीं है। देखो 27 ये भी नहीं होगी, 27 ये विभाजित होगी, 27 भैया देखो 3 से विभाजित हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी, 1 से विभाजित हो जाएगी, 27 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो जाती है, ये संयुक्त संख्याएं होती हैं। बस आपको फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है, अगर आए तो आप क्वेश्चन कर सको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि यदि 5 मित्रों की औसत आयु 20 है, ठीक है, तो इन 5 मित्रों की आयु का योग हमें ज्ञात करना है, बस हमें ये बताना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर 5 जो मित्र होंगे उनकी औसत आयु यहाँ पर कितना दिया गया है आपका, 20 दिया गया है, तो हमने लिख लिया 20। अब औसत दिया गया है, ठीक है, तो कुल हम सबसे पहले अगर ज्ञात कर लें तो कितना हो जाएगा, 5 से देखो 5 नंबर में नहीं दिया गया, ठीक है, ये शब्दों में लिख करके दे दिया गया है, तो इन्हें 5 याद रखना है और इसको क्या कर दें आप 5 से गुणा कर दें तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी कि जो कुल आयु का योग है बस वही तो हमें बताना था, यानी कि जो विकल्प बी है आपका वो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। फिर देखते हैं आपका अगला प्रश्न आगे क्या दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि यदि 96 चॉकलेट में
₹96 में 8 चॉकलेट खरीदे जा सकते हैं। तो एक जो चॉकलेट है उसकी कीमत ज्ञात करें, तो उसकी कीमत क्या होगी? अरे तो कुल मतलब क्या था, ₹96 हमने खर्च किया, हमको चॉकलेट कितनी मिली? 8। तो एक चॉकलेट का दाम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपका इसमें कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो 12 होगा, 12 8 96 होता है। विकल्प सी होगा जो होगा आपका, वो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं आगे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 27 दिया गया है। ठीक है, 27 दिया गया है, 18 दिया गया है और 36 दिया। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? HCF। HCF का मतलब क्या हो जाता है? मासा, यानी कि जिसे आप कहते हो महत्तम समापवर्तक, यानी कि बड़ी सी बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे, मतलब सबको विभाजित करे। ठीक है, अब देख सबसे पहले हमने क्या लिखा? 27। ठीक है, फिर हम लिख लेते हैं 18 और फिर लिख लेते हैं यहाँ पर 36। अब 27 को यहाँ पर अलग अलग करते हैं, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लेंगे? आपका 3। ठीक है, क्योंकि ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा आपका? 3 और 3 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 27। इसी तरीके से 18 के लिए क्या करेंगे? 2 से कट जाएगा, फिर 2 से नहीं कटेगा, 2 3 6 और 3 18। ठीक है, इस तरीके से क्या कर देंगे आपका यहाँ पे क्या करेंगे हम? 36 जो दिया गया है, तो 36 का 2, ठीक है, 2 ना 4 और फिर हो जाएगा 3 12 और 3 36। अब देख लेते हैं कि तीनों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें कॉमन मिल रही है। तो देखो 3 जो है यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, तो 1 3 देखो तीनों में मिल रहा है, तो हमने क्या कर लिया? यहाँ पर 3 लिख लिया। ठीक है, फिर देखो 1 3 यहाँ पर मिल गया, 1 3 ऊपर वाले मिल गया। ठीक है, और 1 3 देखो ये वाला जो है, ठीक है, इस तरीके से ये 1 3 ये मिल रहा है, तो 3 3 9। ठीक है, तो इसका जो आपका मासा हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। ठीक है, बस यही हमें ज्ञात करना है, जहां पर जो चीज़ सब में कॉमन हो, सबसे बड़ी से बड़ी, वो क्या हो जाती है? आपकी मासा हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, हमसे पूछा गया था कि 10 ग्राम क्या है, फिर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छूटा हो, के बराबर है, किसके बराबर है? और सब में दिया गया हमारा किलोग्राम, 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 यानी कि जिसे आप केजी कहते हो। तो आपको एक चीज़ पता है, वो क्या है कि एक जो आपका 1000 ग्राम जो होंगे, ठीक है, ग्राम याद रखना, 1000 ग्राम कितना होता है? 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी पहली बात ये। अब इसमें अगर हम 1 ग्राम निकालना चाहें, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम को क्या करेंगे? 1/1000 ग्राम, ये भी क्या हो जाएगा? केजी में पार्ट हो जाएगा। लेकिन हमसे 10 ग्राम पूछा जा रहा है, तो क्या कर देंगे? 10 ग्राम बराबर क्या कर देंगे? 1 अपॉन क्या कर देंगे? 1000 और गुणे 10 से गुणा कर देंगे, नहीं ये 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से जब हम 10 से गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो कितना हो जाएगा? 1/100। ठीक है, अब ऊपर देख लेते हैं, एक पॉइंट लगा लिया हमने इसको भाग करने के लिए। इसके बाद में कितने जीरो हैं? जीरो दिए गए हैं हमारे, कितना? 2। तो हमने क्या कर लिया? 1 के बाद में उसके आगे उतने ही जीरो लगा लेते हैं, यानी कि 0 1। ये आपका क्या हो जाएगा? किलोग्राम। और ये वाला जो आपका उत्तर दिया गया है, कहाँ पर दिया गया है? ठीक है, विकल्प सी जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को इस तरीके से डील करना, अगर आपको एग्जाम में इस फॉर्मेट पे कोई क्वेश्चन आता है तो। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि रूपा और संध्या के हिस्सों का अनुपात 4:8 है। तो 300 रुपए के जो लाभ हैं, लाभ में संध्या का हिस्सा बताओ कितना होगा। तो ये रेशियो जो दिए गए हैं, देखो रूपा और अनुपात संध्या, ठीक है, रूपा का कितना है? 4 और संध्या का कितना दिया है? 8। अगर इनको जोड़ के ही तो बात कर रहा है, यानी कि कितना? 8 हो 4 12, 12 बराबर कितना दिया गया है? 12 क्या है? रेशियो है। ठीक है, 12 रेशियो बराबर कितना? 300 दिया गया है। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, 12 तियाँ क्या कर लेते हैं? 12 दूना 24 लगा लेते हैं। ठीक है, फिर बचेगा 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60। फिर क्या हो जाएगा? 12 पंचे 60, यानी कि एक रेशियो बराबर जो निकल करके आया हमारा, वो 25 निकल करके आया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? देखो 25 को 4 से गुणा करेंगे हमें 100 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और 25 को 8 से गुणा कर देंगे हमें 200 प्राप्त हो जाएगा। देखो 100 और 200 300 टोटल हो गया। ठीक है, अब हमसे संध्या का पूछे चाहे हमसे रूपा का पूछे, तो संध्या का हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर संध्या का कितना? 200। विकल्प सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर रूपा का पूछता, ठीक है, तो वो 100 सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर कितना लेना कितना देना अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में जो आपका अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें ये कहा जा रहा है कि यदि हमें दिया क्या है कि 2 - 4y + 6 = 0 दिया गया है, तो इस इक्वेशन में क्या करना, हमें y का मान बताना है। तो y को हम कैसे निकाल लेंगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले
इसमें जो दिया गया है लिख लेते हैं अलग तरीके से, 2 - 4 y प्लस 6 बराबर 0। अब अगर हम यहाँ पर लिख लें 2, यहाँ पर अगर ये माइनस, ठीक है, दिया गया है, माइनस का 4y दिया गया है, यहाँ पर प्लस 6 ही रखते हैं, और जो माइनस का 4y दिया गया जब इधर जाएगा तो ये प्लस का 4y हो जाएगा, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 4y के। अब 4 एकम 4 दूनी 8, यानी कि जो y बराबर कितना आएगा 2 आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, यानी कि जो विकल्प सी होगा आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन ना करके कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो बस आप उनको कर सको, बस यही उद्देश्य है, ठीक है। आगे एक प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया कि एक वर्गाकार खेत है जिसकी परिधि ज्ञात करें और जिसकी भुजाएं, हमें भुजाएं कितनी दी गई, 3 सेंटीमीटर। अरे भुजाएं दी जाए चाहे भुजा दी जाए एक ही बात है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि जिसकी एक भुजा क्या है 3 सेंटीमीटर है, तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजा एक समान होती हैं। जब हमें एक पता चल गई तो बाकी सारी पता चल गई। तो अगर ये 3 है तो सारी क्या हो जाएंगी, ये सब चारों 3 हो जाएंगी। अब इसका जो परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, परिधि क्या होता है, अगर हम चारों साइडों का योग, यानी कि अगर हमने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से हमने चलना शुरू किया किसी भी साइड पर और उस पर चलते चलेगा इस तरीके से, और इस पर चलते चलेगा और यहाँ तक फिर चलते वापस आए, तो हमने जितनी दूरी कवर की वो क्या होती है, उसकी परिधि कहलाती है, ठीक है, या फिर उसे परिमाप या फिर उसे पेरीमीटर आप कह सकते हैं। अब हमें परिधि ज्ञात करनी है तो 3 और 3 और 3 इस तरीके से, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे भुजा, ठीक है। तो भुजा कितनी, 4 लिख लिया, भुजा कितनी गई 3, तो 4 3 कितना हो गया 12, इस तरीके से 12। इस तरीके से कैसे 3 3 6 3 9 3 12, तो हर तरीके से आप पेरीमीटर निकालोगे 12 हो जाएगा। हाँ, अब इसमें क्या करें, कुछ एक चीज़ और बता रहे हैं जिससे आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो आपको ध्यान रखना कि जो भुजा होती है उसका अगर स्क्वायर आप कर दोगे, भुजा गुणे भुजा, मतलब आपका ना भुजा गुणे भुजा, तो ये क्या हो जाए, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर डायगोनल की बात करें तो क्या हो जाता है a√2, यानी कि भुजा, ठीक है, भुजा क्या हो जाएगा और भी क्या हो जाएगा √2। इस तरीके से आप क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, एंगल दिया जाए कुछ दिया जाए, उसे प्रैक्टिस करते करते आप उसे डील कर सकते हो। डायगोनल मतलब आपका जो होता है विकट, ये वाला पार्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है आपके लिए कि वृत्त के केंद्र से उसके किनारों पर किसी भी बिंदु तक जो दूरी होती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं। ये मान लिया कि कोई एक वृत्त है, ये मान लिया कि केंद्र है, उसके केंद्र से किसी भी जो किनारे के अगर हिस्से हैं किसी को टच करें इस केंद्र से, तो ये क्या होती है, ये सारी क्या हो जाती, ये हो जाती है आपकी त्रिज्या, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना, त्रिज्या जिसे आप क्या कहते हो, रेडियस कहते हो। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, अगर आपके एग्जाम में आपसे ये पूछे कि व्यास क्या होता है, तो केंद्र से एक रेखा गुजारते हुए एक सिरे से दोनों सिरों को जो बीच में क्या जाए उसके बीच की दूरी को जो कहेंगे वो व्यास कहेंगे। व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या यानी कि 2 गुणे रेडियस, ठीक है। इस तरीके से चाप क्या होता है, इस तरीके से अगर यहाँ पर हम खींच दें तो इतना वाला जो पार्ट हो जाता है ये चाप कहलाता है, ठीक है। और जीवा इस तरीके से क्या होती है, जो बीच में क्या करती है सेगमेंट काटती है, उस तरीके से। बाकी क्वेश्चन हम अभी आगे वाले सेट में जो होगा आपको चीज़ें सॉल्व करवा देंगे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, कि एक त्रिभुज की जो परिधि है वो 72 सेंटीमीटर है और इसके भुजाओं की लंबाई 2:3:4 के अनुपात में है। फिर हमसे कहा जा रहा है कि तीनों भुजाओं की लंबाइयां जो है हमें सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज हम क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, कोई भी त्रिभुज, कोई यहाँ पर त्रिभुज का स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर एक मान लेते हैं कि ये 2x होगी, रेशियो के अंदर, रेशियो में कोई वैल्यू का मतलब होता है कि कोई चीज़ उसके गुणे में है, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, अभी क्या हो जाता है हमारा 4x हो गया। अब अगर हम इनको कुल देख लें, यहाँ पे देखो परिधि, परिधि मतलब क्या होता है कि तीनों जो मतलब साइड हैं उनका जो योग होता है वही तो परिधि होता है, ठीक है। इनकी तीनों का जो योग कर लें तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 होगा, 2 3 5 होगा, 5 4 9 होगा, यानी कि 9x बराबर कितना हो जाएगा 72, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इनको क्या कर देंगे, 9 एकम 9 और 9 क्या हो जाएगा 8×72। अब यहाँ पर जब देखेंगे हमारा क्या निकल करके आएगा, 2x की जगह हमारा वैल्यू क्या निकल के आई 8, तो 2 8 कितना हो जाएगा 16 और ये क्या हो जाएगा आपका 24, ये इस तरीके से 4 से 8 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 32। तो 16 24 32 कहाँ पर दिया गया है, 16 24 32 विकल्प सी में दिया गया है, यानी कि विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। बस आपको फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं एक अगले सेशन में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके ग्रुप डी के लिए।